हाय गाइस, दिस इज़ यूमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एमबी प्लाउ, मोल्ड बोल्ड प्लाउ या फिर जो प्लाउ हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यू नो हमारा ये लेक्चर बाईलैंग्वेज होने वाला है। स्क्रीन पे जो रिटर्न है वो इंग्लिश में होगा, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो किस में होगी, हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? सेंटर ऑफ पावर। तो सेंटर ऑफ पावर क्या होता है? इट इज़ द ट्रू पॉइंट ऑफ हिच ऑफ ए ट्रैक्टर। जैसे कि आप ट्रैक्टर का जो रियर एंड होता है उसमें हीचिंग के लिए एक ड्रॉवर होता है, एक 3 पॉइंट लिंकेज जो इम्प्लीमेंट से अपन अटैच करते हैं, एक हीचिंग के लिए ड्रॉवर होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है आपका दो ट्रैक्टर या फिर उसका क्या हो गया, आपका रियर व्हील हो गया है ना। तो यहाँ पर एक क्या लगा होता है, एक शाफ्ट लगा है, जो भी लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंटर ऑफ पुल लिखा हुआ है वो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ पावर। सेम है, सेंटर ऑफ पुल या फिर सेंटर ऑफ पावर। तो इट इज द ट्रू पॉइंट ऑफ हिच ऑफ ए ट्रैक्टर। एक ट्रू पॉइंट होता है क्या चीज का, आपका हीचिंग करने का। आप ट्रैक्टर के पीछे में एक ड्रॉवर लगा होता है, आप उसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि जो ड्रॉवर होता है वो क्या आपका है, सेंटर ऑफ पावर है। सेकंड है आपका क्या चीज, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स एक्ट। यहाँ पर डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर क्या है, ये 3 बॉटम कोई भी एमबी प्लाऊ होगा, प्लाऊ है मान लो कि, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ, विड्थ ऑफ कट हुआ। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स इंप्लीमेंट में लग रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो सारा फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा, एक्ट करता है, ठीक है ना। तो वो चीज क्या होता है आपका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस एक्ट। तो सारा का सारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट वन क्या है आपका, लाइन ऑफ पुल। तो लाइन ऑफ क्या पुल क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से और सेंटर ऑफ पुल से यहां से होते हुए जो एक इमेजिनरी लाइन पास होता है वो क्या कहलाता है आपका, लाइन ऑफ पुल। और देन नेक्स्ट क्या है आपका पुल। तो पुल क्या होता है, इट इज अ टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एंड इम्प्लीमेंट। कोई भी इम्प्लीमेंट हो आपका, चाहे एमबी प्लाउ हो या फिर कोई भी टिलेंज इम्प्लीमेंट हो, उसको पुल करने के लिए जितना भी पावर रिक्वायरमेंट होता है, जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, वो अपना क्या कहलाता है, पुल कहलाता है। ये जनरली आपका पुल मतलब केजी में होगा या फिर न्यूटन में। तो किसी भी चीज को अपन हीच करने के लिए, मान लो कि जब आप घर में भी आप किसी सामान को ऐसे खींचते हो या फिर किसी रोड वगैरह में अगर व्हीकल वगैरह को आप खींचते हो या फिर धक्का देते हो, तो उसको खींचने या धक्का देने के लिए जितना फोर्स आप उस पर्टिकुलर व्हीकल पे लगाते हो वो आपका क्या कहलाता है, पुलिंग फोर्स। पुल या फिर पुश। तो उसी टाइप से क्या होता है, अगर कोई भी इंप्लीमेंट है अपन उसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर है उसके रियर में जो 3 पॉइंट लिंकेज होता है या फिर ड्रॉबर से अपन क्या करते हैं, उसको अटैच करते हैं। तो उस पर्टिकुलर इंप्लीमेंट को पुल करने के लिए जितना पावर रिक्वायर्ड होता है, जितना फोर्स चाहिए एक्चुअली में, वहां पर जितना फोर्स चाहिए उस पर्टिकुलर इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए, वो आपको क्या कहलाता है, पुल कहलाता है। ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी है आपका। एक क्या हो गया, सेंटर ऑफ पावर हो गया, ये क्या होता है, इट इज द ट्रू पॉइंट ऑफ हिच ऑफ ए ट्रैक्टर। सेकंड हो गया आपका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका लाइन ऑफ पुल, और एक क्या हो गया आपका पुल। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या चीज, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन। मान लो कि जाए यहाँ पर आप कोई, ये देखो ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी कॉस थीटा। तो जो ड्राफ्ट होता है वो किस में होता है, आपके केजी में। और यहाँ पर जो पी है, ये पी क्या है आपका, पुलिंग फोर्स। किसी भी इंप्लीमेंट को पुल करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो आपका क्या कहलाता है, पुल। और ये क्या हो गया आपका थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ पुल एंड हॉरिजॉन्टल। वो पर्टिकुलर इंप्लीमेंट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ लाइन ऑफ पुल एंड हॉरिजॉन्टल। ये हो गया आपकी क्या चीज, थीटा। तो ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन। एक्चुअल में ड्राफ्ट जो पुलिंग फोर्स है वही ड्राफ्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब पर्टिकुलर एक एंगल में अपन फिट करते हैं वहां पर अपने को कॉस थीटा एक फैक्टर लेना पड़ता है। अगर किसी भी इंप्लीमेंट को आप हॉरिजॉन्टली अगर फिट करते हो वहां पर क्या हो जाएगा, एंगल नहीं बनेगा। बट ऐसा नहीं होता, जनरली एक पर्टिकुलर एंगल में ही फिट होता है कोई भी इंप्लीमेंट है। तो उस एंगल के फैक्टर को कंसिडर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, वो ताकि वो पर्टिकुलर एंगल भी उसमें कंसिडर हो। तो ड्राफ्ट का एक फॉर्मूला होता है, ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, वेयर डी इज इक्वल टू ड्राफ्ट इन केजी में, पी इज इक्वल टू पुल, ये भी केजी में, और थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ पुल एंड हॉरिजॉन्टल।
इन SI यूनिट की अगर टर्म से बात करो तो पावर इज इक्वल टू तो वॉट, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका ड्राफ्ट इनटू स्पीड। यहाँ पर ड्राफ्ट देखो किस में है, न्यूटन में है, और स्पीड आपका किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो अगर आप इसका यूनिट में अगर ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर क्या होता है आपका, जूल होता है, और जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा यूनिट में यह क्या है आपका, पावर क्या हो जाएगा आपका वाट, ड्राफ्ट इनटू स्पीड। तो किसी भी इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए कितना, वो इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए ड्राफ्ट कितना रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद अपने को कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए, वो सारा चीज कैलकुलेट करने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले अपन उसका पुलिंग फोर्स निकालेंगे, पुलिंग फोर्स से उसकी ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट निकालेंगे उस इंप्लीमेंट का, देन आफ्टर ड्राफ्ट वो उसमें ड्राफ्ट कितना है और वो कितने स्पीड पे ऑपरेट करेगा, उसके बेस पे अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। और जो ड्राफ्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। मतलब ड्राफ्ट डिपेंड्स अपॉन द शार्पनेस ऑफ कटिंग एज। जैसे कि आप जो भी इंप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो उसका अगर कटिंग एज बहुत शार्प है तो वहां पर ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आपका जो कटिंग टूल है उसका एज अगर शार्प नहीं है तो वहां पर क्या होगा, आपका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ताकि क्योंकि वो प्रॉपरली पेनिट्रेट करने में उसको प्रॉब्लम आएगा, और जो सॉइल है वो उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो ज़्यादा लगाएगा। तो जो शार्पनेस ऑफ कटिंग एज है वो किसको वो इफेक्ट करता है, ड्राफ्ट को। अगर आपका शार्पनेस ऑफ कटिंग एज अच्छा है, शार्प है आपका कटिंग टूल जो है, तो वहां पर आपका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। सेकंड है तो क्या चीज, वर्किंग स्पीड। वर्किंग स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका ड्राफ्ट की। अगर आपका वर्किंग स्पीड हाई होगा तो वहां पर ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, और अगर आपका वर्किंग स्पीड कम होगा तो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होता है। नेक्स्ट आपका क्या चीज, वर्किंग विड्थ। तो विड्थ तो इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। अगर आपका वर्किंग विड्थ ज्यादा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये क्या होता है आपका विड्थ ऑफ कट। अगर ये विड्थ ऑफ कट ऐसे, अगर विड्थ ऑफ कट को हम बढ़ा देंगे तो जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है सॉइल के द्वारा किस पे, इंप्लीमेंट पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप विड्थ ऑफ कट को इंक्रीज कर रहे हो या फिर विड्थ ऑफ कट अगर बढ़ा रहे हो तो आपका जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ के ऊपर भी आपका क्या चीज होता है, ड्राफ्ट डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा डेप्थ तक अगर टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो जितना डेप्थ ज्यादा होगा, जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए वो भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और अगर आपका डेप्थ जो वर्किंग डेप्थ है वो कम है तो आपका जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट। टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट से इसका टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट का मतलब जैसे कि अगर आप प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो या फिर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, तो प्राइमरी टिलेज में भी आप किस टाइप का टिलेज इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, एमबी प्लाउ है, डिस्क प्लाउ है, सब सॉइलर है, चीजर प्लाउ है या रोटरी प्लाउ है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कि जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगा क्या कितना होगा। जैसे कि एमबी प्लाउ होता है उसमें बहुत हैवी ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है एज कम्पेयर टू डिस्क प्लाउ, और यहीं पर आप डिस्क प्लाउ की बात करोगे तो डिस्क प्लाउ में क्या होता है, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू एमबी प्लाउ। तो नेक्स्ट है आपका सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन पे भी ड्राफ्ट अपना क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर आपका सॉइल हार्ड सॉइल है, टफ सॉइल है, तो वहां पर क्या होगा, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर आपका सॉइल लूज सॉइल है तो वहां पर क्या होगा, आपका जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। कोई भी इंप्लीमेंट अगर लूज सॉइल हो तो इजीली उसको क्या कर देगा, पल्वराइज कर देगा। बट वहीं पर अगर आपका हार्ड सॉइल है, तो अगर सॉइल हार्ड है तो वहां पर किसी भी इंप्लीमेंट को उसको पेनिट्रेट करने के लिए या फिर जो सॉइल है वो जो आपका इंप्लीमेंट होगा उस पर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर लूज सॉइल है तो अगर आपका सॉइल हार्ड है या टफ है तो वहां पर आपका जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है उस इंप्लीमेंट के लिए क्या होगा, हैवी होगा, हैवी ड्राफ्ट रिक्वायर्ड होगा। और अगर आपका लूज सॉइल है तो वहां पर क्या होगा, आपका जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्या चीज, साइड ड्राफ्ट। तो साइड ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज डेवलप्ड इफ द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली बिहाइंड द सेंटर ऑफ पुल। तो देखो साइड ड्राफ्ट प्रोड्यूस कब होता है, ये मेन मतलब ये आपको जानना है। तो देखो ये ऊपर और डायग्राम देखो, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ पुल है और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों पॉइंट, अगर ये जो सेंटर ऑफ पुल और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है एक लाइन पे अगर नहीं है तो वहां पर क्या होगा, आपका जो साइड ड्राफ्ट क्या होगा, जनरेट होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो, दिस इज डेवलप्ड इफ द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली बिहाइंड द सेंटर ऑफ पुल। अगर ये दोनों एक दूसरे से जस्ट इसके बिहाइंड में ना हो तो क्या होगा, आपका साइड ड्राफ्ट क्या होता है,
डेवलप होगा। तो इसका अगर जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डेवलप्ड इफ द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली बिहाइंड द सेंटर ऑफ पुल। और इससे पहले अपन क्या डिस्कस किए थे, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन। और साइड ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट आपका क्या चीज है, यूनिट ड्राफ्ट। तो यूनिट ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द ड्राफ्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फरो। एक जो ड्राफ्ट हो किसमें होता है, केजी या फिर न्यूटन में। तो यूनिट ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना हमारा ड्राफ्ट रिक्वायर होता है, वो क्या कहलाता है आपका यूनिट ड्राफ्ट। आप यूनिट से समझ सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मतलब कोई भी आप एक लेंथ यूनिट ले लो, उसका स्क्वायर क्या होता है आपका एरिया। और आपका ड्राफ्ट का यूनिट क्या होता है आपका, या तो केजी में रहेगा या न्यूटन में। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो यूनिट ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज अ ड्राफ्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फरो। सो नेक्स्ट आपका क्या चीज होता है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। तो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी एक फॉर्मूला होता है WS/10। यहाँ पर W होता है जो वर्किंग विड्थ होता है। कोई भी इंप्लीमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला यहाँ पर देख सकते हो, ये जो विड्थ ऑफ कट है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, वर्किंग विड्थ होता है। तो अगर आप थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करने जाओ तो ये जो यहाँ पर देखो ये W दिख रहा है, ये W हो गया और ये क्या हुआ आपका S, तो WS/10। तो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी WS/10। W किस में आपके मीटर में, और ये स्पीड किस में आपका मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर जो ये क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, हेक्टेयर पर आवर। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज द रेट ऑफ फील्ड कवरेज ऑफ द इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन 100% ऑफ टाइम एट द रेटेड स्पीड एंड कवरिंग 100% ऑफ इट्स रेटेड विड्थ। जो भी आपका इम्प्लीमेंट है, जो उसका वर्किंग विड्थ है, उसको अपन 100% लेते हैं कि इसमें कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है। और जो फील्ड कवरेज है वो कम्प्लीटली 100% फील्ड क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो सारा चीज को अपन 100% लेके जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो अपना क्या निकलता है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी निकलता है। तो जो इम्प्लीमेंट का जो वर्किंग विड्थ होता है, जो इम्प्लीमेंट से उसका अपन विड्थ ले लेते हैं, वो आपका क्या हो गया, वर्किंग विड्थ हो गया। और जितने स्पीड से आपका क्या हो रहा है, ट्रैक्टर आप उसको फील्ड में ऑपरेट कर रहे हो, तो उस स्पीड से अपन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने क्या मिलता है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी मिलता है। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि फील्ड में बहुत सारे टाइम का लॉसेस होता है। जैसे कि आप जब टर्निंग करते हो ट्रैक्टर को, तो जब ट्रैक्टर को टर्न करते हैं तो उस टाइम पे वो एक्चुअल में अपना टीलेज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते रहता है। अपन जो इम्प्लीमेंट होता है उसको क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो एक टर्निंग लॉस हो गया, या फिर आप फील्ड में कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह आ गया, इम्प्लीमेंट कहीं फंस गया, या फिर और रूट वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसको अपन हटाने के लिए एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर उसको रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रुक जाते हैं। या फिर एक और हो सकता है जैसे कि आप फ्यूल फिल कर रहे हो, आपके ट्रैक्टर में अगर फ्यूल खत्म हो गया तो आप फ्यूल फिल कर रहे हो। तो ये जो सारे लॉसेस होते हैं, इसको क्या होता है, ये सारा चीज उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अपन थ्योरेटिकली लेते हैं, सारा चीज अपन 100% मान के चलते हैं कि अपना टाइम भी अपना मशीन 100% इफिशियंट है, टाइम कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है, सारा चीज 100% फील्ड अपना कवर हो रहा है। तो ये सारे चीज को कंसिडर करते हुए अपन क्या करते हैं, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, WS/10। W आपका मीटर में रहेगा, एज स्टैंड्स फॉर स्पीड, मीटर पर सेकंड, TFC थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इसमें आएगा आपका हेक्टेयर पर आवर में। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। तो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय द इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन इट्स टोटल टाइम कंज्यूम एंड इट्स विड्थ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अपन एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि ये मान लो कि जाए अपन ऐसे मार्क कर लिए कोई भी एरिया है कि इतना मीटर स्क्वायर या फिर इतना एकड़ या हेक्टेयर, जो भी है अपन मार्क कर लिए। और फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, अपन उसको फील्ड टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जैसे कि अपन ले लिए 100 मीटर इंटू 100 मीटर, तो ये 100 मीटर इंटू 100 मीटर का एक फील्ड ले लिया, फिर 50/50 मीटर स्क्वायर का एक फील्ड ले लिया। तो उस पर्टिकुलर एरिया को टिलेज ऑपरेशन करने के लिए या फिर टिलेज करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसमें वहां पर कितना टाइम लगा। इसमें क्या होता है कि सारा चीज अपन कंसिडर करते हैं, जो टर्निंग लॉस हो रहा है वो भी कंसिडर हो रहा है, अगर आप फ्यूल फिल करते हैं तो वो भी कंसिडर हो रहा है। तो सारा चीज कंसिडर होता है कि इसमें आपका इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी में।
तो ये चीज़ क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होता है इसमें अपन मानते हैं कि सारा चीज़ हमारा 100% हो रहा है, कुछ लॉसेस वगैरह नहीं हो रहा है। और जो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, हम जितने भी लॉसेस हैं, चाहे वो आपका टर्निंग लॉस हो, फ्यूल फिलिंग का लॉस हो, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह आ गया, आपका जो इम्प्लीमेंट है कोई रूट वगैरह आ गया उसमें फंस गया, तो उसको रिमूव करने के लिए अगर वहाँ पर टाइम लग रहा है, तो जितने भी लॉसेस हैं सारा चीज़ अपन क्या करते हैं इसमें कंसिडर करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो एरिया कवर्ड है एक पर्टिकुलर एरिया हो गया आपका, कि आप कोई भी ऐसे मार्क कर लो 50 बाई 50 मीटर स्क्वायर का, या फिर 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर का, और जो उसको टिलेज ऑपरेशन करने में यहाँ या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी इंप्लीमेंट हो, अपन सिर्फ एमबी प्लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी टिलेज इंप्लीमेंट हो, चाहे वो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट हो या फिर सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट हो, और ऐसा कोई भी मशीन हो जिसके लिए अपन थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी या फिर इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी अगर कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर वर्किंग विड्थ होता है और एक स्पीड होता है, तो वो सारा इंप्लीमेंट हो या मशीन हो, उसका जो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी है वो कैसे ही कैलकुलेट होता है आपका एरिया कवर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। वो कितना एरिया है और उस एरिया को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये हो गया आपकी क्या चीज़, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और देन इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।